कार्बन की मात्रा कैसे हमारे ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा है, या फिर हम लोग जिंदगी जो है वह कार्बन पर कैसे टिकी हुई है, यही सारी की सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में बात कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, या फिर अध्याय 4 कार्बन और इसके यौगिक। अब बात करते हैं कार्बन के परिचय की, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। चैप्टर का नाम ही कार्बन है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कार्बन के परिचय के बारे में बात ना करें। कार्बन एक अधातु है, इसके रासायनिक प्रतीक चिन्ह सी है। कार्बन जो है एक नॉन मेटल है, एक अधातु है, और इसका जो रासायनिक प्रतीक चिन्ह है, मतलब इसका जो आपका सिंबल है वह सी है, इसको सी से डिनोट किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है 6 है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 ही आपका इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्राकृतिक रूप से इसके समस्थानिक आइसोटोप्स की संख्या 3 है। प्राकृतिक रूप से समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक वे पदार्थ होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है, जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं परंतु मास नंबर अलग अलग होता है। ऐसे पदार्थों को हम लोग समस्थानिक कहते हैं। कार्बन के 3 समस्थानिक है, कौन कौन से? कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। मतलब क्या है इनका? कार्बन 12, 13, 14 का मतलब यह है कि जो कार्बन 12 है इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं। इसकी परमाणु संख्या जो है 6 है और इसका परमाणु जो द्रव्यमान है, जो एटॉमिक मास है, वह कितना है? 12 है। इसी प्रकार से जो कार्बन 13 है इसका भी परमाणु संख्या जो है वह 6 है लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है? 13 है। इस वाले का जो परमाणु संख्या है वह 6 ही है और इसका परमाणु द्रव्यमान क्या है? 14 है। तो ऐसे पदार्थ जिनका आपका परमाणु संख्या सेम रहे परंतु परमाणु द्रव्यमान बदल रहा है उनको समस्थानिक कहते हैं। और कार्बन के 3 समस्थानिक है, याद रखिएगा, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ी थी। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। इसका मतलब ये 2 शेल्स में आएगा। पहला कौन सा शेल आएगा? पहला आएगा आपका के शेल। के शेल में कितने एलिमेंट आएंगे? 2 आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर अगला शेल होता है हमारा एल शेल, उसके अंदर कितने आ जाएंगे? 4। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या हो जाएगी? के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स। संयोजकता वैलेंसी है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में सबसे बाहरी कोश में आपका 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता यानी वैलेंसी क्या है? 4 है, इसलिए यह चतुसंयोजक है। इसी वजह से क्या है? टेट्रावैलेंट कंपाउंड है। भोजन, कपड़े, दवाइयां, पुस्तकें या अन्य बहुत सी वस्तुएं जिसे आप सूचीबद्ध कर सकते हैं, सभी इस सर्वतोमुखी तत्व कार्बन पर आधारित हैं। दूसरे शब्दों में सभी सजीव आकृतियां कार्बन से बनी हैं। हम लोग भोजन की बात करें, हम लोग कपड़े की बात करें, हम लोग दवाइयों की बात करें, पुस्तकों की बात करें, बहुत सारे ऐसे तत्व या बहुत सारे ऐसे पदार्थ जिनको हम लोग सूचीबद्ध कर सकते हैं, ये सब के सब किस पर आधारित है? इसी बहुत ज़्यादा आपका वर्सेटाइल नेचर के कार्बन पर आधारित है। दूसरे तरीके से हम लोग कह सकते हैं हमारे इस दुनिया के अंदर जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं, जितने भी जीवित आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबके सब किस पर बेस्ड हैं? कार्बन पर बेस्ड हैं। तो ये तो है आपका कार्बन का परिचय। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कार्बन की उपस्थिति को कि हमारे ब्रह्मांड के अंदर कार्बन किस प्रकार से उपस्थित है। कार्बन प्रकृति में बहुत ही अधिक संख्या में यौगिक बनाता है। जो कार्बन है इस प्रकृति में बहुत अधिक संख्या में यौगिक बनाता है। कार्बन के इस प्रकृति के अंदर कई लाखों करोड़ों कंपाउंड से बहुत सारे यौगिक बनाता है। भूपर्पटी क्रस्ट में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है। जो हमारा जो भूपर्पटी है, जो हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है, उसके ऊपर खनिजों के उसमें फॉर्म में कौन कौन सा खनिजों की फॉर्म में? कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कोयला, पेट्रोलियम, इसकी फॉर्म में मात्र कितना परसेंट है? 0.02%। मतलब आपका 0.02% आपका प्रेजेंट है। 100% हमारे ब्रह्मांड के अंदर जितना भी मेटल्स, मतलब जितने भी पदार्थ हैं, उनका मात्र 0.02% यह है। तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। कार्बन एक सामान्य तत्व है जो ब्रह्मांड में सभी जगह पाया जाता है और विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाता है। बहुत से हमारे आसपास के निर्जीव व सजीव वस्तुएं कार्बन के बने हैं। वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन जो है किसी भी चीज को जलाते हैं वह कार्बन छोड़ती है, इस प्रकार से कार्बन छोड़ा जाता है। वायुमंडल के अंदर जो कार्बन की जो प्रेजेंट है इतने ज्यादा होने के बावजूद मात्र 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कार्बन एक बहुत ज्यादा सामान्य तत्व है। कार्बन ऐसा नहीं है कि हम लोग ढूंढने निकलेंगे तो हम लोगों ने बहुत सारा ढूंढा तब जाकर हमें कहीं कार्बन मिला। हमारी आसपास की चीजों में अगर आप देखेंगे तो ज्यादा चीजें कार्बन से मिलकर बनी हुई हैं। जो ब्रह्मांड में सभी जगह पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है, विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाता है। बहुत से हमारे आसपास के निर्जीव व सजीव, हमारे आसपास की निर्जीव वस्तुएं चाहे सजीव वस्तुएं, सजीव तो हम भी हैं, हम लोग भी किससे बने हुए हैं? कार्बन से बने हुए हैं। जैसे पौधे, जंतुएं,
चीनी ईंधन, कागज, भोजन, वस्त्र, धागे, दवाइयाँ, सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि, ये सभी कार्बनिक यौगिक हैं जो या तो पौधों से या जीवों से प्राप्त होते हैं। ये सारे के सारी वो चीजें हैं जो या तो हमें पौधों से मिलती हैं या फिर जीवों से प्राप्त होती हैं। कार्बनिक यौगिकों के रसायन शास्त्र को कार्बनिक रसायन या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ये जो पढ़ाई होती है पूरी कार्बनिक यौगिकों की, इस पूरी पढ़ाई को हम लोग या तो कार्बनिक रसायन के नाम से बुलाते हैं फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से बुलाते हैं। आपने सुना होगा कई सारी मार्केट में, आपने कई बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक फूड, या फिर आपने ऑर्गेनिक वर्ड बहुत सुना होगा। ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? किसी भी चीज के अंदर अगर कोई कार्बन है तो इसका मतलब है खुद पर खुद ही क्या हो जाता है? ऑर्गेनिक हो जाता है। कार्बन से पूरा का पूरा जुड़ा हुआ होता है ये जो ऑर्गेनिक वर्ड होता है, और इसी और कार्बन की पढ़ाई को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब देखते हैं कार्बन में अबंध को, बॉन्डिंग इन कार्बन में। कार्बन के सबसे भारी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। हम सबको पता है जो हमारा एटम होता है, जो हमारा कार्बन होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करते हैं तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे में कितने आते हैं? 4 आते हैं। और हम सब लोग ये बात जानते हैं कि किसी भी तत्व को अगर स्टेबल होना है तो उसको अपने भारी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? या तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं या फिर उसके भारी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो कि कार्बन के पास पहले शेल में होते हैं। अब कार्बन को या तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके लिए देने पड़ेंगे या फिर किसी और से 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। लेकिन क्या कार्बन ऐसा कर सकता है? देखते हैं। यदि इन्हें इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करना या खोना हो तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त कर C4 ऋणायन बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है। अब होता क्या है, एक पहले केस में क्या हो सकता है? कार्बन जो है उसका, ये हमारा कार्बन का जो है न्यूक्लियस है, ये हमारा कार्बन का न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो है आपका 6 प्रोटॉन्स हैं। आपका इसके ऊपर पहले शेल के अंदर कार्बन के अंदर कितने हैं? आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो आपका आउटर मोस्ट शेल जो होता है, जो भारी कोश है, उसके अंदर कार्बन के पास कितने हैं? 1, 2, 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन क्या करता है? किसी भी तत्व से मान लेते हैं उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, पहले तो कोई देगा नहीं, फिर भी कार्बन ने ले लिए। लेने के बाद क्या हुआ? 1, 2, 3 और ये 4। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 8 और 2 टोटल कितने हो गए? कार्बन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जबकि प्रोटॉन्स कितने थे? मात्र 6 प्रोटॉन्स थे कार्बन के पास। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वह नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो प्रोटॉन्स है वह पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होगा अपनी ओर खींचने चालू कर देंगे प्रोटॉन्स को, और इस कारणवश जो आपका इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा नाभिक होगा यह अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने का मतलब यही है कि किसी भी आपका 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को धारण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो आकर्षण बल लगता है बाहर वाले कोश से वो बहुत ज़्यादा रहता है, और ऐसा कार्बन नहीं कर सकता। दूसरा केस क्या हो सकता है? ये 4 इलेक्ट्रॉन्स खो दे। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स खोकर C4+ धनायन बना सकते हैं, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। दूसरा केस क्या होगा? कार्बन जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को खो दे। हमारा कार्बन था अंदर वाले शेल में वही 1 और ये 2, बाहर वाला जो शेल है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4। कार्बन क्या करे? इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को खो दे। क्या कार्बन चारों इलेक्ट्रॉन्स को खो देता है? मान लेते हैं पहला वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको कार्बन ने खो दिया। अंदर कितने प्रोटॉन थे? 6 प्रोटॉन थे। ये प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। प्रोटॉन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचे रखेंगे। पहला वाला इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कार्बन ने खो दिया। अब क्या था? पहले 6 प्रोटॉन फोर्स लगा रहे थे 4 इलेक्ट्रॉन्स पर, अब क्योंकि ये बाहर निकल गया, अब ये कितनी फोर्स लगा रहे होंगे? खाली 3 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। 6 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अब इस केस में क्या हुआ? दूसरा वाला भी हमने निकाल दिया। तो अब इसका मतलब जो 6 प्रोटॉन्स है वो कितने के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं? मात्र 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अगर हम इनको निकालना चाहते हैं तो जो प्रोटॉन की जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होगी। अगर हम चाहते हैं कि हम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी निकालें तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब जाकर इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाएगा, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं हो सकता है। कार्बन खुद से अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स नहीं खो सकता है, क्योंकि प्रोटॉन जो है उसको अपने आकर्षण बल से खींचते हैं। तो याद रखिएगा, ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है और ऋणायन बना सकता है, और ना ही जो कार्बन है वह 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और धनायन बना सकता है।
तो आखिर कार्बन जो है अपना आबंध बनाता कैसे है, क्योंकि कार्बन को तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, स्टेबल होना है, तो कार्बन ऐसा करता है आपका सहसंयोजी आबंध बनाकर। सहसंयोजी मतलब साझेदारी कर लेता है। साझेदारी से मतलब क्या है, किसी दूसरे एलिमेंट से, किसी दूसरे तत्व से कहता है कि एक काम कर, तू अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स मेरे को दे दे और मेरे 4 इलेक्ट्रॉन्स तू अपने पास रख ले। मतलब एक साथ रख लेते हैं, जब मेरे को जरूरत होगी तू इस्तेमाल कर लियो, तेरे को जरूरत होगी मैं इस्तेमाल कर लूंगा। तो इस तरीके से कार्बन जो है अपने साझेदारी करके आबंध बनाता है, जिसको सहसंयोजी आबंध कहते हैं। और इस आबंध को हम लोग डिटेल में आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यही जो आबंध बन रहे हैं, कोई भी तत्व अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इनर्ट गैस बनने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करता है और आबंध बनाता है। इन आबंधों को रासायनिक आबंध कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। किसी यौगिक में तत्वों के परमाणुओं के बीच लगने वाले बल से बनने वाले आबंध को रासायनिक आबंध कहते हैं। रासायनिक आबंध 2 प्रकार के होते हैं। किसी भी यौगिक के अंदर 2 अलग अलग परमाणु इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेंगे, दोनों के बीच में जो बल लगेगा उसके कारण जो बीच में आबंध बनेगा, जो रिश्तेदारी बनेगी, क्योंकि 2 रसायनों के बीच में रिश्तेदारी बन रही है, तो रसायनों के बीच में आबंध बन रहा है, तो इसको क्या बोल देते हैं, रासायनिक आबंध कह देते हैं। यह जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला आयनिक आबंध या फिर आयनिक बॉन्ड, वह आबंध जो इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः स्थानांतरण के द्वारा बनता है, आयनिक आबंध कहलाता है। उदाहरण Na+Cl गिव्स NaCl। आपको वो आबंध जो कि आपका इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से, पूर्ण स्थानांतरण का मतलब है एक तत्व से इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से दूसरे के पास चले जाए, उसको हम लोग स्थानांतरण कहते हैं। और इससे जो आपका आबंध बनता है वह आपका आयनिक बॉन्ड या फिर आयनिक आबंध होता है। इसका उदाहरण है NaCl, क्योंकि जब सोडियम और क्लोरीन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सोडियम के पास जो है 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है और क्लोरीन के पास जो है 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जो इलेक्ट्रॉन सोडियम किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है, और इस प्रकार से क्लोरीन के पास भी 8 हो आते हैं और सोडियम के पास भी 8 हो आते हैं। इस प्रकार से दोनों अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। और इस प्रकार के आबंध को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का पूर्णतः स्थानांतरण हो गया, पूरा ट्रांसफर हो गया, इस प्रकार के आबंध को हम लोग मतलब आपका आयनिक आबंध कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल NaCl है। दूसरा होता है हमारा सहसंयोजी आबंध यानी कि कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या होता है, वह आबंध जो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी से आबंध बनता है, सहसंयोजी आबंध कहलाता है। ये क्या होता है, आपका पार्टनरशिप का खेल है, इसमें पूरा साझेदारी से बनता है। पूरा आबंध क्या होता है, मतलब जैसे अभी मैंने कार्बन की बात बताई थी, कार्बन जो होता है उसका 4 इलेक्ट्रॉन है, ना तो वो किसी से ले सकता है 4 इलेक्ट्रॉन, ना किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है इस वाले केस में, लेकिन उसको अपना ऑक्टेट तो पूरा करना है। इस वाले केस में कार्बन क्या करेगा, किसी दूसरे तत्व के पास जाएगा और उससे बोलेगा कि तू अपने एक काम करते हैं, मैं अपने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखता हूँ, तू भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख। जब तेरे को जरूरत होगी तू उन 4 इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल कर मेरे वालों का, और जब मेरे को जरूरत होगी मैं तेरे वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करता हूँ। वो चाहे तो एक बंदे के साथ ऐसा कर सकता है और हो सकता है तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा करे। तो इस प्रकार से जब आबंध बनते हैं साझेदारी से, पार्टनरशिप से, तो इस प्रकार के आबंधों को हम लोग सहसंयोजी आबंध कहते हैं। उदाहरण देखते हैं इसका, जैसे उदाहरण यह H2O, पानी हम सब ने देखा है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 की, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 6 की। मतलब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वैलेंसी 2 की होती है। ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो हाइड्रोजन का 1 भी नहीं बचेगा, तो इसलिए हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1। इस वाले हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने क्या करा, ऑक्सीजन के पास 6 थे, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन ने बोला कि तेरे को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तू मेरा 1 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर ले। इस प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने दोनों ने एक ही इलेक्ट्रॉन्स को, एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार से इस वाले हाइड्रोजन को भी यही बोला कि तेरे को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तू मेरा इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर ले, मैं तेरा इस्तेमाल कर लूंगी। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसको 8 पूरे करने थे। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, उसको 2 चाहिए थे। एक हाइड्रोजन ने इसको दे दिया, एक हाइड्रोजन ने इसको दे दिया, एक ऑक्सीजन ने इसको दे दिया, एक ऑक्सीजन ने इसको दे दिया। इस प्रकार से इनके जो है ऑक्टेट पूरे हो गए। हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो है इस तरीके से साझेदारी से आपका आबंध बना। तो ये जो आपका आबंध होते हैं सहसंयोजी आबंध या फिर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब देखते हैं सहसंयोजी आबंध के प्रकार को, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड।
ये जो सहसंयोजी आबंध होते हैं अनेक प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। सहसंयोजी आबंध के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला एकल सहसंयोजी आबंध यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। 2 परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी से बनने वाले संयोजी आबंध को एकल आबंध कहते हैं। कभी भी 2 परमाणुओं के बीच मात्र एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा हो, खाली एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही हो, तो इस दौरान जो आपका आबंध बनता है, सहसंयोजी आबंध बनता है, उसको हम लोग एकल सहसंयोजी आबंध कहते हैं। 2 अणुओं के बीच एक रेखा द्वारा इसे प्रदर्शित करते हैं। इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है? कभी भी सिंगल बॉन्ड को 2 आपके परमाणु हैं, उनके बीच में एक ऐसे रेखा लगा दीजिए छोटी सी, इस प्रकार से हम लोग उसको शो कर सकते हैं। उदाहरण क्या क्या है इसके? जैसे H2 मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इनके अंदर होता है, CH3 के अंदर होता है, ब्रोमीन और ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स मतलब एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं, CH4 यानी कि मीथेन। ये चारों इसके उदाहरण होते हैं। इसके अलावा और भी उदाहरण होते हैं। इसको समझते एक एग्जांपल के थ्रू नीचे दिया है H2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन की बात यहाँ हो रही है। हाइड्रोजन हम सबको पता है H2 के फॉर्म में पाया जाता है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या होती है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होता है? एक ही होता है, क्योंकि इसके पास एक ही शेल होता है। बाहरी कोश में क्या इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। वैलेंसी कितनी हो गई? 1 देने की। अब हाइड्रोजन जो है अगर किसी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, उसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो हाइड्रोजन क्या करता है? दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर शेयरिंग कर लेता है। कैसे शेयरिंग कर लेता है? हाइड्रोजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा वाला हाइड्रोजन है उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों क्या करेंगे? बोलेंगे कि भाई मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तेरे को 2 की जरूरत है, मेरे को भी 2 की जरूरत है। एक काम करते हैं, तू मेरे से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले और मैं तेरे से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, बीच में रखते हैं। जब मेरे को जरूरत होगी मैं इस्तेमाल करूंगा, जब तेरे को जरूरत होगी तू इस्तेमाल कर लियो। इस प्रकार से दोनों अपना इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन कर लेते हैं। और जब आपका बीच में बन जाता है कुछ इस प्रकार से, ये हाइड्रोजन था, ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी कर लेते हैं और इस प्रकार से इधर दोनों के इलेक्ट्रॉन्स देखिए दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे को वो ओवरलैप हो रहे हैं। ओवरलैप होने का मतलब होता है कि दोनों के दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो आपका होता है इसी को हम लोग कहते हैं एक संयोजी आबंध। ये अलग अलग प्रकार से होता है। इस तरीके का इसका हमेशा फॉर्मूला रहेगा कि कोई भी आपका एलिमेंट है, जैसे A, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7। पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। B 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7। पूरा करने के लिए 8 चाहिए, मतलब 1 इसको चाहिए, 1 इसको चाहिए। सेम वही बात करेंगे ये लोग कि तेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। एक काम करते हैं, दोनों बीच में रखते हैं, जिसको जरूरत होगी वो इस्तेमाल कर लेगा। इस तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाएगी और दोनों से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों के पास आ जाएंगे। इससे कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और एक किसका आ गया तो 8। 1 2 3 4 5 6 7, एक इसका आ गया तो 8। इस प्रकार से जो आपके आबंध बनते हैं, इस आबंध को हम लोग एकल सहसंयोजी आबंध कहते हैं और इसको रेखा से शो करा जाता है। हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का, इसको इस तरीके से बनाइए और ऐसे शो कर दीजिए। हाइड्रोजन के अलावा एक और सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है क्लोरीन। क्लोरीन के बीच में भी ऐसे बन जाते हैं। तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन नहीं हो रहा, साझेदारी हो रही है और एकल सहसंयोजी आबंध बन रहा है।